नमस्कार दोस्तों, आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 12th बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन। पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम बिल्कुल बेसिक से चैप्टर स्टार्ट करेंगे क्योंकि आज से क्लास 12th बायोलॉजी स्टार्ट होने वाली है। तो बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन समझने से पहले हम समझेंगे कि जनन क्या होता है। जनन यानी रिप्रोडक्शन क्या होता है। जनन का सीधा मतलब होता है अपने समान संतति उत्पन्न करना। यदि कोई जीव है तो वो अपने समान संतति उत्पन्न करेगा। इसे क्या कहेंगे? जनन कहेंगे। यानी जनन का मतलब होता है अपने समान संतति उत्पन्न करना। अपने समान संतति उत्पन्न करना ही जनन कहलाता है, यानी रिप्रोडक्शन कहलाता है। अगर कोई भी जीव अपने समान संतति उत्पन्न करता है, जो जीव संतति उत्पन्न करता है उसे कहते हैं जनक। अब हम देखेंगे जनन के प्रकार। जनन दो प्रकार के होते हैं, एक होता है अलैंगिक जनन और एक होता है लैंगिक जनन। अलैंगिक जनन को कहते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और लैंगिक जनन को कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जनन दो प्रकार के होते हैं, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। अलैंगिक जनन के अंदर एक ही जीव अपने समान संतति उत्पन्न करता है और लैंगिक जनन के अंदर दो जीव मिलके अपने समान संतति उत्पन्न करते हैं। अगर एक अकेला जीव अपने समान संतति उत्पन्न कर रहा है यानी जनन कर रहा है तो अलैंगिक जनन होगा। और यदि दो जनक मिलके अपने समान संतति उत्पन्न करते हैं तो उसे लैंगिक जनन कहेंगे। ये दो जनक विपरीत लिंग वाले होंगे। अगर एक नर है तो दूसरा मादा होगी। तो क्या हम लिख सकते हैं कि अलैंगिक जनन में केवल एक ही जीव अपने समान संतति उत्पन्न करता है। और लैंगिक जनन में दो विपरीत लिंग वाले जनक अपने समान संतति उत्पन्न करते हैं। अभी तक हमने देखा कि जनन यानी रिप्रोडक्शन क्या होता है। अपने समान संतति उत्पन्न करना ही जनन कहलाता है। कोई भी जनक अगर अपने समान संतति उत्पन्न कर रहा है तो उसे कहेंगे कि ये जनन कर रहा है। जनन के प्रकार, जनन दो प्रकार के होते हैं, अलैंगिक जनन यानी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसमें केवल एक ही जनक अपने समान संतति उत्पन्न करता है, और लैंगिक जनन यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसमें दो जनक मिलके अपने समान संतति उत्पन्न करते हैं। इतना समझ आया? अब चलते हैं हमारे चैप्टर के ऊपर। अब जो जनन है वो पादपों में भी होता है और जंतुओं में भी होता है। पादपों में लैंगिक जनन हम चैप्टर नंबर 1 में पढ़ेंगे, यानी कि इस चैप्टर में पढ़ेंगे। और मानव में लैंगिक जनन हम चैप्टर नंबर 2 में पढ़ेंगे, मानव जनन में। अभी हम देखेंगे कि पादपों में लैंगिक जनन किस प्रकार से होता है। पादपों में लैंगिक जनन पुष्प के अंदर होता है। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि पुष्प की संरचना किस प्रकार से होती है। अब हम बनाएंगे पुष्प की संरचना।
ये जो संरचना है इसे कहते हैं स्त्री केसर। इस पूरी संरचना को कहते हैं स्त्री केसर। और ये जो संरचना है इसे कहते हैं पुंकेसर। ये जो बीच वाली संरचना है इसे हमने कहा स्त्री केसर, और ये जो संरचना है इसे कहते हैं पुंकेसर। इसके अलावा इसमें नीचे इस प्रकार की संरचना पाई जाती है, इसे कहते हैं दल। और इसमें पंखुड़ियों जैसी संरचना पाई जाती है, इसे कहते हैं बाह्य दल। ये हो चुकी है एक पुष्प की संरचना। एक पादप के अंदर पुष्प इस प्रकार से दिखता है। ये जो बीच वाली संरचना है इसको हमने कहा स्त्री केसर, इस संरचना को हमने कहा पुंकेसर, और ये जो नीचे वाली संरचना है जो कि पुष्प का आधार बनाती है उसे कहते हैं हम दल। और ये जो पंखुड़ी जैसी संरचना दिख रही है इसे हम कहते हैं बाह्य दल, जो कि पुष्प को ढकने का कार्य करता है। जिस प्रकार से जनन में नर और मादा अपने युग्मक बनाते हैं, यानी नर बनाएगा नर युग्मक और मादा में बनेगा मादा युग्मक, ये दोनों मिलके निषेचन करके युग्मनज बनाते हैं, यानी जाइगोट बनाते हैं। उसी प्रकार से एक पादप के अंदर नर युग्मक बनेंगे और मादा युग्मक भी बनेंगे, ये दोनों निषेचन करके युग्मनज का निर्माण करेंगे। तो पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन पुष्प के अंदर होता है। ये हमने देखी एक पुष्प की संरचना। ये जो दल है और बाह्य दल है ये केवल लैंगिक जनन में सहायता करते हैं। लैंगिक जनन तो केवल पुंकेसर और स्त्री केसर के मध्य होता है, इसलिए पुष्प को दो चक्रों में विभाजित किया गया है। पहला है आवश्यक चक्र, इसके अंदर आएंगे पुंकेसर और स्त्री केसर। और दूसरा है सहायक चक्र, इसमें आएगा दल और बाह्य दल। दल और बाह्य दल को सहायक चक्र में इसीलिए रखा गया है क्योंकि ये दोनों सिर्फ लैंगिक जनन में सहायक होते हैं, लैंगिक जनन नहीं करते हैं। लैंगिक जनन तो पुंकेसर और स्त्री केसर के मध्य होता है, इसलिए इन्हें आवश्यक चक्र में रखा गया है। तो जो लैंगिक जनन होगा वो पुंकेसर और स्त्री केसर के बीच में होगा। तो हमें इन दोनों की संरचना अच्छे से समझनी है। इन दोनों की संरचना समझने के लिए हम इन दोनों को वापस बना लेते हैं। ये जो संरचना मैंने आपको बताई ये है स्त्री केसर, और ये जो संरचना मैंने आपको बताई ये है पुंकेसर। स्त्री केसर के तीन भाग होते हैं। ये जो ऊपर वाला पार्ट दिख रहा है गोल, इसे कहेंगे वर्तिकाग्र। ये जो नली के समान भाग दिख रहा है इसे कहेंगे वर्तिका। और ये सबसे निचला आधार वाला भाग जो गोल है इसे कहेंगे अंडाशय। यानी स्त्री केसर के तीन भाग होते हैं, वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। ये तीनों मिलके स्त्री केसर बनाते हैं, यानी मादा भाग बनाते हैं। और नर लैंगिक संरचना पुष्प में कौन सी है? पुंकेसर। इसके दो भाग होते हैं। इस ऊपर वाले भाग को कहते हैं परागकोश, और इस तंतु जिस जैसी संरचना को कहते हैं पुतंतु।
पुंकेसर एक नर लैंगिक संरचना है तो इसके अंदर नर युग्मक बनेंगे, और स्त्रीकेसर एक मादा लैंगिक संरचना है तो इसके अंदर मादा युग्मक बनेंगे। इन दोनों में युग्मक किस प्रकार से बनते हैं ये हम अगले लेक्चर में देखेंगे। तो मैं इसको जल्दी से रिवाइज करा देता हूँ। आज हमने स्टार्ट की क्लास 12th बायोलॉजी। हमने स्टार्ट किया चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन। चैप्टर को हमने बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट किया। सबसे पहले हमने देखा जनन के बारे में, यानी रिप्रोडक्शन के बारे में। जनन क्या होता है? अपने समान संतति उत्पन्न करना। अगर कोई भी जीव है वो अपने समान संतति उत्पन्न कर रहा है तो इसका मतलब है कि वो जनन कर रहा है। जनन किस प्रकार से होगा? नर और मादा में नर युग्मक और मादा युग्मक बनेंगे। ये दोनों निषेचित होके निषेचन करके युग्मनज का निर्माण करेंगे। ये हम अगले चैप्टर में देखेंगे। फिर हमने देखी जनन के प्रकार। तो जनन के 2 प्रकार होते हैं, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। अलैंगिक जनन में सिर्फ एक ही जनक अपने समान संतति उत्पन्न करता है, और लैंगिक जनन में 2 विपरीत लिंग वाले जनक मिल के अपने समान संतति उत्पन्न करते हैं। फिर हमने देखा पुष्प की संरचना। पुष्प की संरचना में ये जो बीच वाला पार्ट है ये होता है स्त्री केसर, और इस वाले भाग को कहते हैं पुंकेसर। स्त्री केसर होता है मादा लैंगिक अंग, पुंकेसर होता है नर लैंगिक अंग। ये जो पंखुड़ी जैसी संरचना दिख रही है जो कि पूरी पुष्प को सुरक्षा प्रदान करते हैं, इन्हें कहते हैं बाह्य दल, और ये जो आधार भाग बनाते हैं इन्हें कहते हैं दल। पुष्प को 2 चक्रों में बांटा गया है, आवश्यक चक्र और सहायक चक्र। आवश्यक चक्र में पुंकेसर और स्त्री केसर आते हैं, और सहायक चक्र में दल और बाह्य दल आते हैं। दल और बाह्य दल सहायक चक्र में इसलिए आते हैं क्योंकि ये लैंगिक जनन में सिर्फ सहायता करते हैं, इनमें लैंगिक जनन नहीं होता। लैंगिक जनन पुंकेसर और स्त्री केसर के मध्य ही होता है, इसलिए इन्हें आवश्यक चक्र में रखा गया है। फिर हमने देखा स्त्री केसर की संरचना। स्त्री केसर के 3 भाग होते हैं, वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। फिर हमने देखा पुंकेसर की संरचना। पुंकेसर के 2 भाग होते हैं, परागकोश और पूतंतु। इसके बाद में हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो आपको जल्दी मिलते रहें। इस क्लास 12th बायोलॉजी की कंप्लीट प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहाँ जाके चेक कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।